हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन द कॉलोनियल पीरियड, मतलब औपनिवेशिक काल में शिल्प और उद्योग। एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, इंडिया हैड मैनी इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस्ड हैंडीक्राफ्ट. Among these were the textile and metal working industries. In this chapter, we will study how these industries fared in India under British colonial rule. आधुनिक काल की शुरुआत में भारत में कई उद्योग थे जो हस्तकला का उत्पादन करते थे। इसके अलावा ये कपड़ा और धातु के काम करने वाले उद्योग थे। इन दोनों उद्योगों में उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत ये उद्योग भारत में किस तरह से आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सीलेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. भारतीय कपड़े की उत्कृष्टता, मतलब उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। इंडियन टेक्सटाइल, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल, हैड बीन फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सीलेंट डिज़ाइन मेड देम highly popular all over Asia. European traders first saw the fine cotton textile from Indian with the Arab merchant in a place called Morul in Iraq. So these clothes began to be called muslin. Muslin from Indian became world famous for their fine texture. भारतीय कपड़ा, विशेष रूप से सूती वस्त्र, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वहाँ उत्तम गुणवत्ता और उत्कृष्ट डिज़ाइन ने उन्हें पूरे एशिया में अधिक लोकप्रिय बना दिया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भी उन्हें पूरे यूरोप में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ उच्च वर्गों के बीच इसकी बहुत अधिक मांग थी। यूरोपीय व्यापारियों ने पहली बार अरब व्यापारियों के साथ भारत के महीन सूती वस्त्रों को एक इराक में मोरुल नामक स्थान पर देखा। इसलिए इन कपड़ों को मतलब कि मसलिन कहा जाने लगा। मसलिन अपनी बेहतरीन बनावट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया टेक्सटाइल. भारत के वस्त्रों में ब्रिटिश व्यापार, मतलब किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में आकर के वस्त्रों का व्यापार करना शुरू किया था। इस हेडिंग में हम यही देखेंगे। कपड़ा भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की प्रमुख वस्तु थी। भारतीय वस्त्रों को मुख्य रूप से सादे सफ़ेद सूती, सादे रंगे सूती, धारीदार और चेक किए गए कपास, चिनट और कढ़ाई वाले कपड़े और रेशम के सामान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मतलब जो भारत में सूती वस्त्र बनाया जाता था उसके अनेक नाम थे, जैसे मैंने आपको भी बताए। यहाँ पे चिनट जो है, जैसा कि हम लोग अभी भी बोलते हैं कि छींट के कपड़े को कहा जाता था, जिस पर छोटे छोटे फूलों की आकृतियाँ बनी होती थी। These were packed in piece, each 20 yard long and 1 yard wide, hence they were called piece goods. ये प्रत्येक 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े टुकड़े में पैक किए जाते थे, इसलिए इन्हें पीस गुड कहा जाता था, यानी कपड़े का थान कहा जाता था इनको। In 1721, under their pressure, the Parliament passed the Calico Act, which banned the use of Indian calicos. 1721 में उनके दबाव में संसद ने कैलिको अधिनियम पारित किया, जिसमें भारतीय कैलिको के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट हेडिंग इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की किस प्रकार उद्योगों में जो क्रांति होनी शुरू हुई थी वो इंग्लैंड में कैसे हुई। एज इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन कैलिकोज इनटू इंग्लैंड डेक्लाइन, द इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स had to find ways to meet the demand. Some English cloth printers began to print plain Indian cloths in imitation of printed calicos. जैसे ही इंग्लैंड में भारतीय कैलिकोज के आयात में गिरावट आई, अंग्रेजी कपड़ा निर्माताओं की मांग को पूरा करने के तरीके खोजने पड़े। यानी कि जैसे ही मांग ज़्यादा, मतलब उनकी जो आयात में गिरावट आई थी, तो निर्माताओं की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों को कुछ तरीकों को खोजना पड़ा। कुछ अंग्रेजी क्लॉथ प्रिंटर ने प्रिंटेड कैलोरी की नकल में सादे भारतीय कपड़े को छापना शुरू किया।
यह संभव हो पाया विभिन्न आविष्कारों के कारण। मतलब ये काम जो हुआ वो बहुत सारे ऐसे आविष्कार थे जिसकी वजह से वो संभव हो पाया। जैसे 1730 में जॉन के की मशीन फ्लाइंग शटल, मतलब जो जॉन के थे उन्होंने एक मशीन बनाई जिसको फ्लाइंग शटल के नाम से जाना जाता है। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को, और कुछ साल बाद रिचर्ड आर्कराइट की मशीन पानी के फ्रेम के द्वारा जो है, इन आविष्कारों के द्वारा जो इन्होंने करे थे उसके द्वारा कपड़ा छापने का कार्य संभव हो पाया। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में उद्योगों का तेजी से विकास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का उपनिवेश 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिक विकास बहुत धीमा और अनियमित हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। भारतीय उद्योगों के विकास को विफल करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए उपाय। फर्स्ट इज नो स्टेप वर टेकन टू प्रोटेक्ट द नेसेंट इंडियन इंडस्ट्री। A policy of free trade was followed and the important duty laid on foreign goods was very low. मीन्स नए भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया गया और विदेशी वस्तुओं पर शुल्क बहुत कम लगाया गया। सेकेंड इज भारत में अधिकांश उद्योग अंग्रेजों के स्वामित्व में थे जिन्होंने अपनी मूल भूमि के विकास के लिए मुनाफे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। थर्ड इज देयर वाज नो अटेम्प्ट टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन अ यूनिफॉर्म एंड ए सस्टेन्ड मैनर। मतलब भारत में एक समान और निरंतर तरीके से उद्योगों को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जबकि कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रगति देखी गई, अन्य क्षेत्र काफ़ी हद तक पिछड़े रहे। मतलब भारत के कुछ क्षेत्रों में तो कपड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रगति होनी शुरू हो गई थी और कुछ क्षेत्र जो है पिछड़ते चले जा रहे थे। दादा भाई नौरोजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, रोट इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दैट थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल देयर वाज ए कंटिन्यूअस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू Great Britain. The economic condition of the people was extremely poor under British rule. India has one of the lowest per capita income in the world. In 1974, it was rupees 228. Landlord, factory owner and traders had accumulated a lot of wealth while peasant, craftsmen and workers lived in poverty-stricken condition. The peasants suffered under oppressive revenue taxes and agriculture policies. The factory workers too were paid very low wages and had to work long hours in poor condition. भारत के महान नेताओं में से एक थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अपनी पुस्तक गरीबी और अखंड शासन में भारत में लिखा कि पूरे ब्रिटिश शासन में भारत से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक लगातार धन की निकासी होती रही। मतलब धन जो है वो खर्च होता रहा। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। भारत में 1974 में दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय थी, जो कि 228 रुपये थी। प्रति व्यक्ति आय का मतलब जो भी भारतीय रहते हैं उसमें हर व्यक्ति की जो आय थी वो वहाँ पर बहुत कम थी, जिसको उस समय 228 रुपये प्रति मतलब व्यक्ति आय के रूप में उसको आंका गया था। जमींदारों, कारखानों के मालिकों और व्यापारियों ने बहुत अधिक संपत्ति जमा की थी, जबकि किसान, कारीगर और श्रमिक गरीबी से परेशान परिस्थितियों में रहते थे। किसानों को दमनकारी राजस्व करों और कृषि नीतियों का सामना करना पड़ा, यानी कुछ ऐसे उनके ऊपर टैक्सेस या रेवेन्यू लगा दिए गए थे जिससे कि वो लोग परेशान हो गए थे। कारखानों के मजदूरों को भी बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और उन्हें खराब हालत में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा
कि कपड़ा किस तरीके से बनाया जाता था, उसका आयात निर्यात कैसे होता था। अब हम पढ़ेंगे द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मतलब लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में। इसकी फर्स्ट हेडिंग है आयरन प्रोडक्शन इन प्री ब्रिटिश इंडिया, यानी पूर्व ब्रिटिश भारत में लोहे का उत्पादन, कि यहाँ पर किस प्रकार जो है लोहे का उत्पादन किया गया। भारत के कई हिस्सों में लोह अयस्क प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में होता था। लोहे का काम पुराने समय से भारत में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। लोहे को गलाने, अयस्क पिघलने तक, धातु को पिघलाने तक, मतलब लोहे को गला करके उस प्रक्रिया तक पहुंचाने में कि जिससे कुछ बनाया जा सके, द्वारा अपने अयस्क से निकाला जाता था। अब है वुड्स स्टील के बारे में। कई मध्यकालीन अरब और यूरोपीय यात्रियों ने पूरे दक्षिण भारत में स्मेल्टर्स द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के बारे में लिखा। यूरोपीय लोगों ने इसे वुड्स स्टील कहा, यानी जो लोहा जो है पिघला करके परिवर्तित किया जाता था, दूसरे रूप में उसका प्रयोग किया जाता था, उसको यहाँ पर वुड्स स्टील के नाम से जाना जाता है। वुड्स स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। यह मजबूत और पर्याप्त लचीला होता है, जिससे विभिन्न उपकरणों को आकार दिया जा सके। यह ठीक किनारे काटने के साथ मजबूत कवच और हथियार बनाने के लिए भी आदर्श था, मतलब कि जिससे कि किनारे आसानी से काटे जा सकें, और जो पहले योद्धा मजबूत कवच पहना करते थे उसको भी इस स्टील के द्वारा जो हथियार बनाए जाते थे, तो उस कवच को आसानी से ये हथियार काट दिया करते थे। 18वीं शताब्दी में जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश हुआ, तब वुड्स स्टील के हथियारों का व्यापक रूप से भारत में उपयोग किया जा रहा था। मैसूर के टीपू सुल्तान से छीनी गई तलवारें अंग्रेजों के भयंकर दुश्मनों में से एक थी, जो वुड्स स्टील से बनी थी। यानी उस समय जो टीपू सुल्तान तलवार यूज़ करते थे वो भी वुड्स स्टील से बनी हुई थी, और उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, जिसकी वजह से उसे अंग्रेज़ों का बहुत ही बड़ा भयंकर दुश्मन माना जाता था। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे द क्रूसिबल प्रोसेस, यानी क्रूसिबल प्रक्रिया। यहाँ पर इस विधि में ये बताएंगे कि किस प्रकार जो है लोहे का प्रयोग करा जाता था, क्या क्या कैसे उससे हम वर्क करते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत के बड़े हिस्से का दौरा और सर्वेक्षण करने वाले फ्रांसिस बुचनैनन ने वुड्स स्टील के उत्पादन के लिए मैसूर में इस्तेमाल होने वाली जो क्रूसिबल प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखा था। मतलब ये जो क्रूसिबल प्रोसेस था उसके बारे में जो लिखा था वो किसने लिखा था? फ्रांसिस बुचनैनन, मतलब कि जो फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसको बुचनैनन के नाम से जाना जाता है। उसने पहले वुड्स स्टील के बारे में कि उसके उत्पादन के बारे में अध्ययन किया, और इस प्रक्रिया का जैसे भी प्रयोग किया जाता था उसके बारे में उसने लिखा। अब हम देखेंगे कि ये क्रूसिबल प्रक्रिया कैसे की जाती थी। एक कंटेनर में बहुत अधिक तापमान पर लोहे को पिघलाने के लिए क्रूसिबल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। लोहे से स्लैग को हटाने यानी उसकी गंदगी को हटाने के लिए इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। एक बार स्लैग को हटा देने के बाद इसे लकड़ी के क्लिप के टुकड़ों से सील कर दिया जाता है। इसे फिर से गर्म किया जाता है ताकि आयरन लकड़ी से कार्बन को सोख ले। अनेक यूरोपियन वैज्ञानिकों में से एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे थे, जिन्होंने विद्युत चुंबक तत्व का अध्ययन किया था। नेक्स्ट हेडिंग इज आयरन स्मेल्टिंग इन टेरिबल एरिया, यानी जो ब्रिटिश शासन के दौरान लोहे की गलानी में गिरावट जो आनी शुरू हो गई थी। अब हम उसके बारे में देखें। भारत में जो ये टेरिबल पीपल थे वो जंगलों में रहा करते थे, और उन्होंने भी ये जो आयरन को पिघलाने वाली प्रक्रिया थी उसके बारे में बहुत से अध्ययन किया और उस पर कार्य करना शुरू कर रखा था। नेक्स्ट हेडिंग इज डेक्लाइन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मीन्स कि यहाँ पर किस तरीके से लोहे को गलाने में गिरावट आनी शुरू हो गई थी।
By the mid-19th century, iron smelting in India was in decline with the British conquest of Indian kingdom. One after another, the demand for armors and weapon fell. मीन्स 19वीं सदी के मध्य तक भारत में लोहे के गलाने से एक के बाद एक भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों की विजय के साथ साथ गिरावट आई और हथियारों की मांग कम हो गई। इससे भारतीय स्मेल्टर के लिए, विशेष रूप से आदिवासियों के लिए, लकड़ी का कोयला बनाने के लिए कठिनाई हो गई, क्योंकि वो जंगलों में घूमते थे और लकड़ी जो है उन्हें वहीं से प्राप्त होती थी, तो उसमें भी उन्हें परेशानी होनी शुरू हो गई थी। इस सब के कारण कई भारतीय लोहे के स्मेल्टरों ने अपनी भट्टियों को छोड़ दिया और आजीविका के अन्य साधनों की तलाश की। भट्टी मतलब जिसमें वो लोहे को पिघलाने का काम किया करते थे। जब उन्हें लकड़ी मिलना, कोयला बनाने के लिए जो है सामान मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने उन भट्टियों को छोड़ दिया और अपना पालन पोषण के लिए और कार्यों की तलाश करनी शुरू कर दी। परित्याग करना भारत में लोहे को गलाने की प्रक्रिया में गिरावट का बड़ा कारण था। मतलब कि अपने कार्य को छोड़ना जो है वो था यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे को गलाने की प्रक्रिया। तो इसी वजह से जब उन्होंने उसे छोड़ दिया तो यही कारण लोहे की गिरावट का कारण मुख्य बन गई थी। नेक्स्ट हेडिंग इज राइज ऑफ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया, यानी भारत में लोहे और इस्पात कारखानों का उदय। जमशेदजी टाटा वाज द पायनियर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. Tata was a visionary who thought of establishing an iron and steel factory in India. Finally, Tata Iron and Steel Factory was established in 1907. Thus emerged the industrial township of Jamshedpur. The company began producing steel in 1912. यानी जो जमशेदजी टाटा थे वो भारत के भारतीय औद्योगिकरण के अग्रणी थे। टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक लोहे और इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में सोचा था। यानी इन्हीं की वजह से सबसे पहले यहाँ पर लोहा इस्पात कारखाना बना था। आखिरकार टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1907 में स्थापित हुई। इस प्रकार जमशेदपुर की औद्योगिक टाउनशिप का उदय हुआ। कंपनी ने 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया। Thus, both in the case of cotton, textile and iron industry, British rule led to ruin of indigenous industries. मतलब सूती वस्त्र और लोहे के उद्योग के मामले में ब्रिटिश शासन ने स्वदेशी उद्योगों को बर्बाद कर दिया। भारतीय सूती वस्त्र और लोहे उद्योग की बर्बादी भारत के लोगों की गरीबी का मुख्य कारण थी। भारत की गरीबी का अन्य संकेत देश के प्रति व्यक्ति आय का बहुत कम होना था। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर बहुत कम थी, जो भारत की गरीबी का कारण था। इसी कारण भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। नेक्स्ट हेडिंग इज ए केस स्टडी, यानी टेक्सटाइल की केस स्टडी के बारे में हम देखेंगे। इंडिया हैज़ बीन प्री एमिनेंट एज ए producer of textile and has a strong tradition in the making, dyeing, printing and embroidering of cloth. In addition, the early production of cotton and silk dated back to 2000 year. There was, however, a marked decline in the textile trade by the end of 18th century. Before the First World War, Bombay's cotton textile mill made rapid progress and was ranked fourth among the textile industries of the world. मतलब इसकी जो केस स्टडी है वो इस प्रकार है कि भारत कपड़े के निर्माता के रूप में पहले से प्रतिष्ठित रहा है और कपड़ा बनाने, छपाई और कढ़ाई करने की परंपरा में भी मजबूत रहा है। इसके अलावा कपास और रेशम के शुरुआती उत्पादन में 2000 साल पहले की तारीखें हैं। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत तक कपड़ा व्यापार में गिरावट आई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले बॉम्बे कॉटन टेक्सटाइल मिल ने तेजी से प्रगति की और दुनिया के कपड़ा उद्योगों में चौथे स्थान पर रहा। ज़्यादातर सूती मिलें बॉम्बे, अहमदाबाद
और मद्रास में स्थापित की गई। कपास उत्पादन का रिकॉर्ड 2004 से 5 तक बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। हथकरघा देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता है वो हमारे देश की संस्कृति है। विरासत पारंपरिक कौशल और प्रतिभा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उनका सांस्कृतिक महत्व है। मतलब ये जो हमारे यहाँ पर हाथ से कपड़ा बनाया जाता है उसका हमारी संस्कृति में अलग ही महत्व है। भारत में सेरीकल्चर और सिल्क टेक्सटाइल उद्योग को नई बात नहीं है। मतलब भारत में पहले से ही यहाँ पर सेरीकल्चर और सिल्क बनाने का काम जो है किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस तरह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।